विधियाँ, ठीक है, ये विधियाँ हमको पढ़नी है। तो राष्ट्रीय आय क्या होती है ये भी हम पढ़ चुके हैं, और इसकी विधियों के अंदर 3 तरीके की विधियाँ होती हैं। तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे बेटा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपको पहली विधि का थ्योरेटिकल बताने वाला हूँ, और पहली विधि ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसको ज़रा ध्यान से समझेंगे। तो इसकी 3 विधियाँ होती हैं राष्ट्रीय आय की, ठीक है। सबसे पहली जो होती है वो होती है उत्पाद विधि, उत्पादन विधि, या मूल्य वृद्धि विधि, कुछ भी कह सकते हो आप इसको। तो इसके रिगार्डिंग समझेंगे कि इसके रिगार्डिंग जो है हम इससे राष्ट्रीय आय की गणना जो है वो किस तरीके से कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले आप ये समझेंगे कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी ये बताया था कि भाई सबसे पहले जो है ना घरेलू निकलती है, और घरेलू के बाद हम उसको जो है कन्वर्ट करते हैं राष्ट्रीय के अंदर। तो अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय आय की, अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय आय की तो मैंने बोला भाई 3 तरीके से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहली मैं यहाँ लिख देता हूँ, सबसे पहले जो है वो होती है इसकी उत्पाद विधि, ठीक है। इसके कई सारे नाम हैं, उत्पाद कह सकते हो, उत्पादन कह सकते हो, मूल्य वृद्धि कह सकते हो, ये सब एक ही चीज़ें होती हैं, ठीक है। कई बोलो मेरे में तो उत्पादन लिखा है, आप उत्पाद कह रहे हो, मेरे में तो मूल्य वृद्धि लिखा है। तो चाहे आप जो है इसको उत्पाद कह लीजिए, चाहे आप इसको जो है उत्पादन कह लीजिए, चाहे आप इसको जो है मूल्य वृद्धि कह लीजिए, ठीक है। और चाहे आप इसको मूल्य वृद्धि के साथ साथ चाहे आप इसको वर्धित मूल्य कह लीजिए, ठीक है। ये सब एक ही चीज़ें होती हैं। और दूसरी जो विधि होती है इसको हम क्या कहते हैं, दूसरी जो विधि होती है इसको हम कहते हैं आय विधि, और तीसरी जो विधि होती है इसको हम कहते हैं व्यय विधि, ठीक है। ये 3 विधियाँ ही क्यों होती हैं ये मैंने आपको आय के चक्रीय प्रवाह के अंदर बता दिया था कि हम इसमें से तीनों में से किसी से भी कुछ भी निकालें सबसे आंसर इक्वल आता है, क्योंकि आय के चक्रीय प्रवाह के अकॉर्डिंग उत्पादन, आय और व्यय सब तीनों आपस में बराबर होते हैं। अब बेटा ये कुछ भी कहूँ, किसी भी विधि से कुछ भी निकालना हो तो भाई आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले घरेलू निकालना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको घरेलू निकालना पड़ेगा, सबसे पहले आपको जो है घरेलू निकालना पड़ेगा, ठीक है। जब मैं उत्पाद विधि की बात कर रहा हूँ तो मुझे घरेलू उत्पाद निकालना पड़ेगा, जब मैं आय विधि की बात कर रहा हूँ तो मेरे को घरेलू आय निकालनी पड़ेगी, और जब मैं व्यय विधि की बात कर रहा हूँ तो मेरे को घरेलू व्यय निकालना पड़ेगा। पहले डोमेस्टिक निकलता है, और डोमेस्टिक के बाद उसको हमें कुछ भी निकालना हो हम कुछ भी निकाल सकते हैं, चाहे राष्ट्रीय आय निकालनी हो या कुछ भी निकालनी हो सब निकल जाएगा। बट हमारे पास जो टूल है वो होता है घरेलू, पहले डोमेस्टिक निकलता है। तो अगर मैं उत्पाद विधि से क्वेश्चन कर रहा हूँ तो उत्पाद विधि के अंदर जो घरेलू उत्पाद होता है वो होता है जीडीपी एट एमपी। मतलब कि आपको अगर उत्पाद विधि से क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपको जीडीपी एट एमपी निकालना पड़ेगा सबसे पहले। अगर आप आय विधि से क्वेश्चन को कर रहे हैं तो आपको अगर घरेलू आय निकालनी है तो आपको एनडीपी एट एफसी को फाइंड आउट करना पड़ेगा सबसे पहले। और अगर आप घरेलू व्यय से क्वेश्चन को कर रहे हैं, व्यय विधि से क्वेश्चन को कर रहे हैं, तो मैंने बोला घरेलू व्यय निकालना पड़ेगा आपको, तो इसका भी मतलब जो है जीडीपी एट एमपी ही होता है। सबसे पहली बात तो आपको इस बात को घोल कर पी जाना है कि अगर मैं उत्पाद विधि से क्वेश्चन कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो मेरे पास जो हथियार है वो है जीडीपी एट एमपी। आय विधि के अंदर जो हथियार है वो है एनडीपी एट एफसी, और व्यय विधि के अंदर भी जीडीपी एट एमपी ही है। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं उत्पाद विधि की। मैंने बोला कि भाई उसने कुछ भी बोला है निकालने के लिए, 8 टर्म्स होती हैं, उसने कुछ भी बोला है निकालने के लिए, और मेरा क्वेश्चन अगर उत्पाद विधि का है तो दुनिया जाए भाड़ में, मैं सबसे पहले क्या निकालूंगी, मैं सबसे पहले जीडीपी एट एमपी निकालूंगा या जीडीपी एट एमपी निकालूंगी। एक बारी अगर मेरे पास जीडीपी एट एमपी आ गया तो चाहे उसने कुछ भी पूछा हो, 7-8 टर्म में से सब निकल जाएगा, सब कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन मेरे पास जीडीपी एट एमपी होना चाहिए। तो बेटा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे कि जीडीपी एट एमपी कैसे निकलता है। तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है, आपको बस ये पता होना चाहिए कि जीडीपी क्या होता है। तो जीडीपी का मतलब ये होता है कि एक अर्थव्यवस्था के अंदर 3 तरीके के क्षेत्र होते हैं। सबसे पहला जो क्षेत्र होता है वो होता है प्राथमिक, दूसरा जो क्षेत्र होता है उसको हम कहते हैं द्वितीयक,
और तीसरा जो क्षेत्र होता है उसको हम कहते हैं तृतीयक, या इसको हम जो है सेवा क्षेत्र भी कह सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, प्राथमिक के अंदर हम बेसिकली कृषि और उससे संबंधित उसको शामिल करते हैं, कृषि, पशुपालन, ये वो फलाना जो भी आता है। द्वितीयक के अंदर हम बेसिकली उद्योगों को शामिल करते हैं, और तृतीयक के अंदर हम ऐसे उद्योगों को शामिल करते हैं जो सेवा प्रदान करते हैं, लाइक बैंकिंग, इंश्योरेंस, बीमा, ये वाले उद्योग जिनका काम सर्विस प्रोवाइड करने का है। कृषि क्या करता है? वस्तु बनाता है। सेकेंडरी सेक्टर क्या करता है? वस्तु बनाता है। ये क्या करता है? ये सेवा प्रदान करता है। तो जीडीपी क्या होती है? एक साल के अंदर अंदर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक इन तीनों क्षेत्रों ने मिलकर कितनी वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण किया है, वो जीडीपी होती है। यही तो है जीडीपी, कि एक साल के अंदर अंदर प्राथमिक ने, द्वितीयक ने और तृतीयक ने, इन तीनों क्षेत्रों ने मिलकर, या सेवा क्षेत्र लिख देते हैं हम यहाँ पे, या तृतीयक लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, इन तीनों क्षेत्रों ने मिलकर कितने रुपए की वस्तु और सेवा का निर्माण किया है, उसको जो है जीडीपी कहते हैं। तो अब मुझे ये पता करना है कि भाई प्राथमिक क्षेत्र के अंदर कितनी मॉनेटरी वैल्यू की वस्तुएं बनी हैं, फिर मुझे ये पता करना है द्वितीयक क्षेत्र के अंदर कितनी बनी है, फिर मुझे ये पता करना है तृतीयक क्षेत्र के अंदर कितनी बनी है। ठीक है, मेरे पास एक बारी अगर ये आ गया, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं बोलूँ कि भाई प्राथमिक क्षेत्र के अंदर जो है ना, सर डोमेस्टिक इनकम एनडीपी लिख सकते हैं एफसी, हाँ तो डोमेस्टिक में तो ये लिखेंगे ना, एनडीपी एट एफसी तो लिखा है मैंने। तो अभी ये समझिए पहले उत्पाद विधि, अगर जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैंने बोला भाई प्राइमरी सेक्टर ने 2 लाख रुपए की वस्तुएं बनाई, सेकेंडरी सेक्टर ने 3 लाख रुपए की बनाई, और सर्विस सेक्टर ने 4 लाख रुपए की बनाई, तो अगर मैं इसका सम कर दूं 3 और 2 5, 5 और 4 9 लाख रुपए आ जाएगी मेरी जीडीपी। तो कैसे भी करके मुझे ये पता करना है प्राइमरी सेक्टर के अंदर कितनी मॉनेटरी वैल्यू की वस्तु बनी है, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर कितनी बनी है और सर्विस सेक्टर के अंदर कितनी बनी है, तीनों को जोड़ दूंगा, आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन ये है, ये मुझे पता कैसे चलेगा कि प्राथमिक के अंदर, द्वितीयक के अंदर और तृतीयक के अंदर कितनी मॉनेटरी वैल्यू की गुड्स एंड सर्विसेज बनी है, ये मुझे कैसे पता चलता है। देखिए बहुत ही ज़्यादा ध्यान से, हमें इस चीज़ को पता करने के लिए प्राथमिक के अंदर मैंने बोला बेटा बेसिकली कृषि आती है। ठीक है, तो कृषि के अंदर बेसिकली किसान होंगे, तो एक किसान थोड़ी होगा, हजारों किसान होंगे। सेकेंडरी के अंदर भी एक इंडस्ट्री थोड़ी होगी, कई सारी इंडस्ट्रीज होगी। सर्विस के अंदर भी ऐसे ही होगा। तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ता है, मुझे सबसे पहले ये निकालना पड़ता है कि एक इंडस्ट्री ने, एक उत्पादक ने कितनी प्रोडक्शन करी है। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं बोलूँ भाई सेकेंडरी सेक्टर के अंदर 100 इंडस्ट्री हैं, 100 उद्योग हैं, ठीक है, तो मेरे को ये पता करना पड़ेगा पहले एक उद्योग ने कितनी प्रोडक्शन करी है, एक ने। एक का जब पता चलेगा, ऐसे 100 है तो फिर जैसे एक का पता लगाया है वैसे ही 100 का पता लगा दूंगा, ठीक है। और 100 उद्योगों का जब पता चल जाएगा तो मतलब सेकेंडरी सेक्टर ने उतनी वस्तु बनाई है, उतने रुपए की। जैसे कि पहले मैं ये पता करूंगा एक किसान ने कितनी प्रोडक्शन करी है। अब मान लो 1000 किसान है, ठीक है, तो एक का जैसे पता करूंगा वैसे ही 1000 का पता चलेगा, ठीक है। ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, मैं निकालना नहीं है 1000 लोगों का। ऐसे ही मैं 1000 किसान का पता करूंगा, मतलब कि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर हमें क्या करना पड़ता है, पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर एक एक उत्पादक की गणना करनी पड़ती है कि उसने कितने रुपए की वस्तु बनाई है, एक ने। सेम ऐसे यहाँ पे एक सर्विस सेक्टर के उद्योग ने कितनी वस्तु बनाई है या कितनी सेवा का निर्माण किया है। और वो कैसे निकलता है, एक का कैसे पता लगता है, उसके लिए हमें जो है एक वर्ड आपको ध्यान रखना है, इसको कहते हैं GVA एट MP। क्या कहते हैं इसको, इसको हम कहते हैं GVA एट MP, ठीक है। GVA एट MP जो है इसको कहते हैं। तो GVA एट MP क्या बताता है आपको, GVA एट MP जो है आपको ये बताता है कि प्राइमरी सेक्टर के एक उत्पादक ने कितनी वस्तु बनाई है,
सेकेंडरी सेक्टर के एक उत्पादक ने कितनी जो है वस्तु बनाई है, और सर्विस सेक्टर के एक उत्पादक ने कितनी जो है सेवा का निर्माण किया है। जीवीए आपको क्या बताता है, ये जरा ध्यान से समझिए। जीवीए आपको जो है एक उत्पादक के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि एक उत्पादक ने कितनी रुपए की वस्तु या कितने रुपए की सेवा का निर्माण किया है, एक के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो अगर एक का मुझे पता चल गया, ऐसे ही प्राइमरी के अंदर जितने भी किसान है सबका जीवीए निकाल लूंगा, सेकेंडरी के अंदर जितनी भी इंडस्ट्री है सबका जीवीए निकाल लूंगा, सर्विस के अंदर जितनी भी है सबका जीवीए निकाल लूंगा। बट हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन के अंदर बेसिकली आपको 2 किसान देगा या 2 उद्योग देगा, 2 से ज़्यादा नहीं देगा। मैं जैसे कह रहा हूँ 100 उद्योग हैं तो 100 नहीं देगा आपको, 2 ही होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। वो बोलेगा मान लीजिए एक अर्थव्यवस्था के अंदर 2 फर्में हैं ए और बी, तो 2 ही देगा, 2 से ज़्यादा नहीं देगा। तो केवल 2 ही का ही जीवीए निकालना पड़ेगा। लेकिन एक अर्थव्यवस्था के अंदर तो 2 बहुत सारी होती है, 2 थोड़ी होती। बट हमें सिखाने के लिए केवल बोलता है कि 2 ही है भाई, 2 से आप कैलकुलेशन करके दिखाइए। तो 2 ही है, तो वही 2 जितनी बनाएंगी वही द्वितीय क्षेत्र का क्या हो जाएगा, वही द्वितीय क्षेत्र का आपका ये आ जाएगा कि द्वितीय क्षेत्र ने कितनी जो है वस्तुओं का निर्माण किया है। तो हमें चाहे प्राथमिक हो, चाहे सेकेंडरी हो, चाहे सर्विस हो, हमें जो है जीवीए एट एमपी कैलकुलेट करना पड़ता है। जीवीए को क्या कहते हैं, जीवीए को कहते हैं सकल मूल्य वृद्धि, सकल मूल्य वृद्धि या सकल वर्धित मूल्य, ये का नाम है। ठीक है, बाजार कीमत पर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, बाजार कीमत पर सकल मूल्य वृद्धि, ये इसका नाम है, या वर्धित मूल्य भी आप कह सकते हो। हर सेक्टर के अंदर रिया कुछ कह रहे हैं आप? सर इस वाले क्वेश्चन में जीडीपी और एमपी का कोई मतलब नहीं होगा। अभी सुनो तो सही, अभी बस पहले मेरी आप सुनते रहिए। तो हमें क्या करना है, हर सेक्टर के अंदर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक सबका जो है जीवीए निकाल देना है। और सबका जब मैं जीवीए निकाल दूंगा उसके बाद मुझे क्या करना है, अभी लड़की कह रही है तो क्या फिर तो जीडीपी का कोई वैल्यू नहीं है, जीडीपी का क्या कर देंगे। वर्धित का मतलब होता है इंक्रीमेंट, के एक पर्टिकुलर प्रोड्यूसर कितनी मॉनेटरी वैल्यू की गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन कर रहा है। मूल्य वृद्धि या वर्धित मूल्य का ये मतलब होता है। वैल्यू एडिशन का मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर प्रोड्यूसर ने कितनी मॉनेटरी वैल्यू की गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करी है। तो अगर मुझे जीडीपी निकालना है, अब जरा ध्यान से सुनो, जीडीपी एट एमपी अगर मुझे निकालना है तो मैंने बोला भाई प्राइमरी का जीवीए निकालूंगा मैं, सबसे पहले जीवीए एट एमपी निकालूंगा, किसका, प्राइमरी का। फिर प्लस जीवीए एट एमपी निकालूंगा, किसका, सेकेंडरी का। और फिर प्लस फिर मैं क्या निकालूंगा, जीवीए एट एमपी निकालूंगा सर्विस सेक्टर का। तीनों, मान लो एक एग्जांपल के लिए, मान लो प्राथमिक के अंदर एक किसान है, द्वितीयक के अंदर एक उद्योग है और तृतीयक के अंदर भी एक ही उद्योग है। ठीक है, एक एक को बता रहा हूँ मैं आपको। तो बेटा जीवीए एक के बारे में बताता है आपको, तो मान लो मैंने कैलकुलेट करा 1 लाख आ गया कि उस किसान ने 1 लाख रुपए की प्रोडक्शन करी है। सेकेंडरी के अंदर मैंने निकाला मान लो 2 लाख रुपए की प्रोडक्शन करी है। और सर्विस के अंदर मैंने निकाला कि वो जो उद्योग था उसने 3 लाख रुपए की प्रोडक्शन करी है। तीनों का जब मैंने तीनों सेक्टर का जीवीए निकाल लिया, क्योंकि मैंने बोला एक एक ही उत्पादक है, तो जब मैं तीनों को जोड़ दूंगा तो मेरी जीडीपी कितनी आ जाएगी, मेरी जीडीपी आ जाएगी 6 लाख रुपए। मतलब मुझे क्या करना पड़ता है, अगर मुझे उत्पाद विधि के अंदर जीडीपी या एमपी निकालना है तो जीडीपी 3 तरीके के क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक क्षेत्र का जीवीए निकालूंगा जितने भी किसान होंगे, द्वितीयक क्षेत्र का जीवीए निकालूंगा जितने भी उद्योग होंगे, और तृतीयक क्षेत्र का भी जीवीए निकालूंगा जितने भी सर्विस सेक्टर के उद्योग होंगे, और सबके जीवीए को जोड़ दूंगा, तब जाके जीडीपी आएगा। इट मीन्स जीडीपी एट एमपी जो है ना, वो बेटा समीशन होता है किसका, जीवीए एट एमपी का। ठीक है, ये इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सिग्मा। क्या होता है इसका मतलब, इसका मतलब होता है सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है योग, सम करना है, जोड़ना है, प्लस करना है। ठीक है, ये प्लस कर रखा है हमने। तो आपको बेटा सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि जीडीपी एट एमपी एक वाइडर कॉन्सेप्ट होता है और जीवीए एट एमपी
एक नैरो कॉन्सेप्ट है। जीवीए एट एमपी आपको एक उत्पादक के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, जबकि जीडीपी एट एमपी आपको पूरी अर्थव्यवस्था के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। क्वेश्चन आता है इसके ऊपर कि जीडीपी एट एमपी और जीवी एट एमपी में अंतर बताइए, तो ये वही कर सकता है जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो मेरा जो मुद्दा है वो सब ये है कि भाई जीवीए कैसे निकलेगा, क्योंकि अगर जीवीए निकल गया तो आंसर आ जाएगा, बात खत्म हो जाएगी, तीनों का जीवीए जोड़ दूंगा आंसर आ जाएगा, जीडीपी आ जाएगी। तो हमें ये समझना है भाई जीवीए कैसे निकलता है, ये समझिए जरा। तीनों सेक्टर का कोई भी हो, चाहे प्राइमरी हो, चाहे सेकेंडरी हो, चाहे सर्विस हो, अगर मेरे को जीवीए एट एमपी निकालना है तो मुझे क्या करना है, मुझे जो है केवल उत्पाद का मूल्य माइनस मध्यवर्ती उपभोग, उत्पाद का मूल्य माइनस मध्यवर्ती उपभोग, आपको क्या करना है, केवल इसको इसमें से माइनस कर देना है। अब ये चीज़ें क्या होती हैं जरा इसको समझिए। मध्यवर्ती उपभोग का मतलब होता है कि हम जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं उसमें जो भी चीज़ एज अ इंटरमीडिएट यूज़ हुई है, मध्यवर्ती की तरह यूज़ हुई है, कच्चे माल की तरह यूज़ हुई है, उसको हम जो है माइनस कर देते हैं। और ये उत्पाद का मूल्य क्या होता है कि जितनी भी हमने जो है सेल करी है, ये कह सकते हो, वो उत्पाद का मूल्य है। एक तरीके से उत्पाद का मूल्य और स्टॉक में परिवर्तन का जो सम होता है वो उत्पाद का मूल्य होता है। जैसे कि मान लीजिए आपको ये दे रखा है 2 लाख, आपको ये दे रखा है 50,000, तो मेरा जीवी कितना आ जाएगा, मेरा जीवी आ जाएगा 1.5 लाख रुपए, ठीक है। लेकिन आपकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होगी कि ये आपको सीधा सीधा दे, उत्पाद का मूल्य भी और मध्यवर्ती भी, इतना आसान नहीं होगा, ठीक है। मध्यवर्ती उपभोग भी कह सकते हो, ठीक है, या आप इसको मध्यवर्ती लागत भी कह सकते हो, दोनों एक ही चीज़ें होती हैं, ठीक है जी। आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनना है बेटा, दिमाग खोल के। आपको उत्पाद का मूल्य सीधा नहीं दे रखा होगा, ठीक है। आपको क्या करना है, अगर उत्पाद का मूल्य आपको ना दे रखा हो, आपको इसके लिए 3 चीज़ों को ऐड कर देना है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, जितने भी पुराने स्टूडेंट हैं वो भी ध्यान से समझेंगे। पहला आपको ऐड करना है बिक्री, दूसरा आपको जो ऐड करना है इसके अंदर वो है स्वयं उपभोग, और तीसरा आपको जो इसके अंदर ऐड करना है वो ऐड करना है स्टॉक में परिवर्तन। अब ये चीज़ें क्या होती हैं ज़रा ध्यान से समझेंगे। अगर आपको उत्पाद का मूल्य ना दे रखा हो तो आपको 3 चीज़ों को जोड़ना है, क्या, बिक्री, स्वयं उपभोग के लिए उत्पादन, मैं चाहो तो पूरा लिख देता हूँ, स्वयं उपभोग के लिए उत्पादन, और तीसरा आपको जोड़ देना है स्टॉक में परिवर्तन। बिक्री का मतलब होता है कितना माल बेचा, स्वयं उपभोग के लिए उत्पादन का मतलब होता है कि आपने जो प्रोडक्शन करी है उसका खुद ही कंज्यूम कर लिया उत्पादक ने। जैसे मान लीजिए मेरी फ्रूट्स की दुकान है, ठीक है, तो मैं वहीं खड़े खड़े खुद ही फ्रूट्स खा रहा हूँ, तो उसको मैं क्या कहूँगा, स्वयं उपभोग कर रहा हूँ। मतलब जो माल बेचने का था अगर मैं उसे खुद ही कंज्यूम कर लूँ तो वो स्वयं उपभोग के लिए उत्पादन कहलाता है। और स्टॉक में परिवर्तन का मतलब होता है जो भी आपका माल है, ओपनिंग में कुछ होता है, क्लोजिंग में कुछ होता है, तो ये किस तरीके से निकलता है अभी मैं आपको बताता हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है उत्पाद का मूल्य, अगर आपके पास नहीं है, आपको इन तीनों को जोड़ देना है, आपका उत्पाद का मूल्य आ जाएगा। बट आपकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होगी कि आपको ये चीज़ें तीनों डायरेक्ट देखने के लिए मिले। आपको यहाँ पे भी चीज़ें डायरेक्ट देखने के लिए नहीं मिलेंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं बिक्री की, कि अगर मुझे बिक्री जो है सीधा ना दे रखी हो तो इसके अंदर क्या है, बिक्री के अंदर अगर ना दे रखी हो, बेटा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुन लेंगे, सारा ध्यान नहीं रखेंगे। इसके अंदर 2 कॉन्सेप्ट है निकालने के लिए, 2 तरीके के सिनेरियो क्रिएट हो सकते हैं। पहला है केस 1, दूसरा है केस 2। डिपेंड करता है डेटा हमको क्या दे रखा है, ठीक है। अगर मुझे पहला केस समझते हैं, अगर मुझे बिक्री नहीं दे रखी तो आपको 2 चीज़ें दे रखी होगी, क्या, पहला वाला केस आसान है। पहला आपको दे रखा होगा कीमत प्रति इकाई, एक वस्तु कितने रुपए की है जिसको प्राइस कहते हैं, और इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे बेची गई मात्रा, ये आपको दे रखा होगा क्वेश्चन के अंदर। बेची गई मात्रा, कितनी क्वांटिटी आपने बेची है, मतलब बेसिकली प्राइस और क्वांटिटी आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा कि एक वस्तु मान लो 10 रुपये की है, आपने 2000 माल बेचा, तो बिक्री कितनी आ जाएगी, बिक्री आ जाएगी आपकी 20,000 रुपये। तो पहला केस क्या है, पहला केस सिंपल है,
कीमत प्रति इकाई भी दे रखा होगा, ठीक है, कीमत प्रति इकाई भी दे रखा होगा और बेची गई मात्रा भी दे रखी होगी। पी और क्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे। बेटा अभी मैं जो समझा रहा हूँ यहाँ पे समझिए, ठीक है। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है तो उसमें भी मैंने बताया था, ये यहाँ पे ये वाला थोड़ा गलत हो गया था, आप इसको यहीं पे लिखेंगे, ठीक है, घरेलू का नहीं लिखेंगे इसके अंदर। पहला वाला जो केस है, कीमत प्रति इकाई और बेची गई इकाइयाँ, आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका बिक्री आ जाएगा। ये पहला वाला सिनेरियो है। बट अब हम समझते हैं दूसरा सिनेरियो। अगर ये वाला ऐसा क्वेश्चन नहीं हुआ, अगर ये दोनों नहीं दे रखे, तो फिर दूसरा सिनेरियो क्या होगा बिक्री निकालने का, तो आपको दो चीज़ें दे रखी होगी। क्या? पहला जो आपको दे रखा होगा वो दे रखा होगा घरेलू बिक्री, और दूसरा दे रखा होगा आपको निर्यात। आपको क्या कर देना है, आपको जो है इन दोनों को ऐड कर देना है, तो आपकी बिक्री निकल के आ जाएगी। घरेलू बिक्री और निर्यात आपको दे रखा होगा, तो आपको दोनों को ऐड कर देना है, बिक्री निकल के आ जाएगी। और अगर किस्मत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है, बहुत ही ज़्यादा दिमाग खोल के सुनेंगे, अगर किस्मत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है तो घरेलू बिक्री के भी अपने कंपोनेंट होते हैं, तो आपको घरेलू बिक्री भी सीधा नहीं देगा। घरेलू बिक्री के अपने 3 कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से? आपको वो देगा परिवारों को बिक्री, आपको वो देगा परिवारों को बिक्री, ठीक है। दूसरा वो आपको देगा सरकार को बिक्री, सरकार को बिक्री, और तीसरा वो आपको देगा फर्मों को बिक्री। अगर आपको फर्मों को बिक्री, अगर आपको घरेलू बिक्री भी ना दे रखी हो, तो बेटा आपको क्या करना है, आपको इन तीनों को जोड़ देना है, आंसर आ जाएगा। बट अब ज़रा ध्यान से सुनेंगे, दिमाग खोल के क्या कह रहा हूँ। अगर आपको ये नहीं दे रखा तो मैंने बोला इन तीनों को जोड़ दो, बट वो आपको जानबूझ के वो आपको घरेलू बिक्री भी देगा और वो आपको परिवार को बिक्री और सरकार को बिक्री भी देगा, ताकि आप इसमें जोड़ो, क्योंकि मैंने बोला है कि ये तो जोड़ना है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, ये जो 3 है ये इसके कंपोनेंट है घरेलू बिक्री के। अगर आपको घरेलू बिक्री भी दे रखी है और इसका कंपोनेंट भी कोई दे रखा है, तो कंपोनेंट को नहीं लेंगे, केवल तब लेते हैं जब मुद्दा ना दे रखा हो। मुद्दा क्या है? घरेलू बिक्री। नहीं दे रखी तो लेंगे, दे रखी है और उसके कंपोनेंट भी दे रखे हैं तो कंपोनेंट को इग्नोर मारेंगे। सिमिलरली मेरे को बिक्री चाहिए, मैं क्या निकाल रहा हूँ, मेरे को बिक्री चाहिए यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो यहाँ पे देखिए, मुझे बिक्री चाहिए, वो जानबूझ के आपको निर्यात देगा ताकि आप उसमें जोड़ दो, क्योंकि मैंने बोला घरेलू बिक्री निर्यात जुड़ता है। मेरा मुद्दा क्या है? बिक्री। तो बिक्री दे तो रखी है, अगर बिक्री के साथ साथ आपको निर्यात भी दे दे तो नहीं जोड़ेंगे, निर्यात बिक्री का ही घटक है। अगर बिक्री के साथ साथ घरेलू बिक्री भी दे दे, नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि मुझे जो चाहिए वो मुझे दे रखा है, घरेलू बिक्री और निर्यात बिक्री के ही घटक होते हैं। तो वो जानबूझकर आपको कंफ्यूज दोनों नहीं देगा, बिक्री के साथ साथ कई बोलो सर ये भी दे दे ये भी दे दे, ऐसा नहीं होगा। वो दोनों उसी के ही तो घटक हैं। बिक्री टोटल, घरेलू बिक्री देश में कितना बेचा, दूसरे देशों को कितना बेचा, यही तो है, और क्या है, तो ऐसा ही होगा बस। तो बिक्री का क्या सिनेरियो है, बिक्री समझ लीजिए सबसे ज़्यादा बिक्री ही है जहाँ क्वेश्चन गलत होगा। या तो ये सिनेरियो होगा या ये, दोनों में से जैसा भी डेटा गिवन होगा उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन होता है। तो बिक्री निकल के आ जाएगी। स्वयं उपभोग क्वेश्चन में सीधा दे रखा होगा, अपना खुद के लिए कितना उपभोग कर लिया उसने, क्वेश्चन में गिवन होगा, जोड़ देंगे। स्टॉक में परिवर्तन अगर आपको सीधा ना दे रखा हो तो आपको क्या कर देना है, आपको जो है अंतिम स्टॉक में से प्रारंभिक स्टॉक को माइनस कर देना है। प्रारंभिक को आरंभिक भी कहते हैं। आपका आंसर आ जाएगा स्टॉक में परिवर्तन का। अगर आपको ये ना दे रखा हो तो आपको क्या करना है, अंतिम में से प्रारंभिक को माइनस कर देना है। तीनों कंपोनेंट आपके पास आ गए, तीनों कंपोनेंट आने के बाद तीनों को ऐड कर देंगे। हम सीखते हैं कि अगर मुझे मध्यवर्ती उपभोग अगर ना दे रखा हो तो भाई फिर किस तरीके से जो है मध्यवर्ती उपभोग को फाइंड आउट करते हैं। बट उससे पहले मैं आपको जो है लिंक भेज रहा हूँ, जितने भी नए हैं देखिए जी, समझ में आ गया। अब हम समझते हैं मध्यवर्ती उपभोग या मध्यवर्ती लागत का जो है क्या कॉन्सेप्ट होता है। अगर ये ना दे रखा हो तो जो है कैसे करेंगे। वैसे तो बेसिकली जो है ये आपको दे रखा होता है, लेकिन जब किस्मत ख़राब होती है तो ऊँट पे बैठे इंसान को भी कुत्ता काट लेता है, ऐसे ही हमारे साथ भी हो सकता है। तो मध्यवर्ती उपभोग या मध्यवर्ती लागत की अगर हम बात करते हैं
अगर ये दे रखा है तो बढ़िया है, नहीं दे रखा तो आपको दो चीज़ें दे रखी होंगी। क्या क्या? सबसे पहले आपको दे रखा होगा, सबसे पहले आपको दे रखा होगा घरेलू खरीद। सबसे पहले आपको दे रखा होगा, सबसे पहले आपको दे रखा होगा घरेलू खरीद, ठीक है। और दूसरा आपको दे रखा होगा आयात, ठीक है। ये दोनों आपको जो है दे रखे होंगे। आपको क्या करना है, आपको जो है इन दोनों को ऐड कर देना है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको जो है इन दोनों को ऐड कर देना है। तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा जो है आ जाएगा, हमारा जो है आ जाएगा मध्यवर्ती उपभोग या मध्यवर्ती लागत। अब ज़रा समझिए, ये घरेलू खरीद का क्या मतलब होता है। घरेलू खरीद का मतलब होता है आपने अपने देश के अंदर किन किन लोगों से जो है माल खरीदा। जैसे आपको क्वेश्चन में ऐसे दे रखा होगा कि मान लो ए फर्म है, ठीक है, ए फर्म है, मुझे इसका जो है मध्यवर्ती उपभोग निकालना है। तो इस ए फर्म ने, घरेलू खरीद का मतलब ये है कि इस फर्म ने अपने देश के अंदर किन किन फर्मों से किस किस से इसने कच्चा माल खरीदा है। जैसे आपको ऐसे दे रखा होगा कि ए फर्म ने बी फर्म से इतना खरीदा, तो भाई ए ने बी से खरीदा है तो ये हो जाएगा इसका। तो घरेलू खरीद का मतलब है जिस भी फर्म की बात हम कर रहे हैं उसने दूसरी फर्मों से कितना कच्चा माल खरीदा है, कितना कच्चा माल खरीदा है, वो हम क्या कर देंगे, वो हम यहाँ पे लिख देंगे। ए फर्म ने बी से, सी से, डी से, कितने से भी खरीदा हो, एक देश के अंदर जिससे खरीदा है सबको जो है हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे घरेलू खरीद में। और आयात भी आपको गिवन होगा। आयात का होता है दूसरे देशों से कितना कच्चा माल खरीदा, दूसरे देशों से कितना कच्चा माल खरीदा। हाँ, कच्चा माल लिखा हुआ आएगा, कितना कच्चा माल खरीदा, ठीक है। खरीद भी लिखा हो सकता है, ऐसे भी लिखा हो सकता है, ए फर्म द्वारा बी फर्म से खरीद, ऐसा भी लिख। तो खरीदेगा क्या, कच्चा माल ही तो खरीदेगा। मैंने बोला मध्यवर्ती उपभोग का मतलब क्या होता है, जो भी चीज़ किसी वस्तु के उत्पादन में एज अ रॉ मटेरियल यूज़ होती है वो मध्यवर्ती उपभोग या लागत कहलाती है। तो खरीद लिखा हो, कच्चा माल लिखा हो, सब एक ही चीज़ें हैं। इन दोनों को जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा मध्यवर्ती उपभोग का। बट इसकी भी चालबाजी है, ये भी चालबाज है। अगर आपको ये दे रखा है, ठीक है, आपको ये दे रखा है मध्यवर्ती उपभोग और वो आपको जानबूझ के आयात भी देगा, तो आपको ये ध्यान रखना है आयात को नहीं लेना, क्योंकि आपको क्या चाहिए, मुद्दा क्या है, मुद्दा है मध्यवर्ती उपभोग। तो आपके पास है तो सही वो, आयात तो उसका घटक है ना। जब आपको मेन कंपोनेंट दे रखा होता है तो घटकों को इग्नोर करते हैं। ये तीनों मेथड के अंदर ये रूल अप्लाई होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, चाहे वो आय विधि हो, चाहे वो व्यय विधि हो, चाहे वो उत्पाद विधि हो। अगर हमको जो मेन कंपोनेंट चाहिए होता है, अगर वो मेरे को दिख गया तो दुनिया जाए भाड़ में, किसी भी कंपोनेंट को हम नहीं लेंगे, सारे कंपोनेंट को हम क्या कर देते हैं, सारे कंपोनेंट को हम जो है इग्नोर कर देते हैं। मान लो आपको मध्यवर्ती उपभोग भी दे रखा है और ऐसे भी देगा, ए फर्म द्वारा बी फर्म से खरीद, ऐसा भी देगा, तो नहीं लेंगे भाई, हम सीधा क्या लेंगे, मध्यवर्ती उपभोग लेंगे जो हमें चाहिए। अगर ये दे रखा है तो चाहे ये दे या दोनों दे, कुछ भी दे, मैं नहीं लूँगा या नहीं लूँगी, बात ख़त्म, मैं सिर्फ इसको उठाऊँगा बस। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे पुट कर देंगे इसको और फिर मेरा क्या आ जाएगा, GVA एट MP। इसी तरीके से जैसे ये GVA एट MP आ गया, फिर हम क्या करेंगे, ये GVA एट MP क्या बोला मैंने, एक उत्पादक का निकलता है। तो ऐसे ही भाई मैं प्राइमरी के अंदर निकालूंगा, ऐसे ही मैं सेकेंडरी के अंदर निकालूंगा, ऐसे ही मैं सर्विस सेक्टर के अंदर निकालूंगा, तब जाके मेरी जो है GDP आएगी। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जिससे आपको ये मुद्दा जो है समझ में आएगा। मान लीजिए आपको क्वेश्चन में ऐसे दे रखा है, आपको क्वेश्चन में ऐसे दे रखा है कि प्राथमिक क्षेत्र का उत्पाद का मूल्य, प्राथमिक क्षेत्र का उत्पाद का मूल्य 1 लाख, और फिर लिखा हुआ है, फिर आपका लिखा हुआ है, पहला तो लिखा हुआ था प्राथमिक क्षेत्र का,
फिर आपका लिखा हुआ है द्वितीयक क्षेत्र का उत्पाद का मूल्य, द्वितीयक क्षेत्र का भी दे रखा है 2 लाख। फिर दे रखा है सेवा क्षेत्र का उत्पाद का मूल्य, ये भी आपको दे रखा है 5 लाख। अभी मैंने ये मान लिया तीनों के सीधा ही कैलकुलेट करके दे रखे हैं आपको समझाने के लिए, लेकिन ये हमें खुद कैलकुलेट करने पड़ेंगे। फिर आपको दे रखा है क्वेश्चन के अंदर प्राथमिक क्षेत्र का मध्यवर्ती उपभोग या मध्यवर्ती लागत, ये दे रखी है आपको 50,000। इसी तरीके से द्वितीयक की भी दे रखी है, द्वितीयक क्षेत्र का मध्यवर्ती लागत या मध्यवर्ती उपभोग कुछ भी कह सकते हैं, ये दे रखी है आपको 1 लाख। इसी तरीके से तृतीयक की भी दे रखी है, सेवा क्षेत्र की मध्यवर्ती लागत, ठीक है। तो ये कितनी दे रखी है, ये आपको दे रखी है 2 लाख। अब ज़रा देखिए बेटा, आपको तीनों ही सेक्टर का प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, प्राथमिक के अंदर जितने भी किसान हो, द्वितीयक के अंदर जितनी भी इंडस्ट्रीज हो, तृतीयक के अंदर कुछ भी हो, आपको उसने सीधा कैलकुलेट करके दे रखा है। और ये भी तो मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले प्राथमिक का क्या निकालूंगा, मैं सबसे पहले प्राथमिक का जीवीए एट एमपी निकालूंगा। कैसे निकलेगा, उत्पाद का मूल्य माइनस मध्यवर्ती उपभोग। मैंने उसका उत्पाद का मूल्य लिया, 1 लाख रुपए दे रखा था उसका उत्पाद का मूल्य, ये रहा, और उसी का ही मध्यवर्ती लागत ले ली। तो प्राथमिक का कितना आ गया, प्राथमिक का आ गया मेरा 50,000 रुपये, ये आ गया मेरा जीवीए, ठीक है। अच्छा, इस तरीके से अब मैं क्या करूँगा, अब मैं द्वितीयक का भी निकाल लूँगा। द्वितीयक का क्या निकालूंगा, जीवीए एट एमपी। कैसे निकालूंगा, अब द्वितीयक का लूँगा 2 लाख माइनस 1 लाख, तो 2 लाख माइनस 1 लाख इज इक्वल टू 1 लाख। तो ये द्वितीयक का भी क्या आ गया, ये द्वितीयक का जीवीए आ गया 1 लाख रुपए। इसी तरीके से अब मैं तृतीयक का भी निकालूंगा। तृतीयक का जब मैं निकालूंगा जीवीए एट एमपी, तो कितना आएगा, उसका कितना दे रखा था 5 लाख और वो दे रखा था 2 लाख, तो 5 लाख माइनस 2 लाख इज इक्वल टू 3 लाख रुपीज़। तो ये आ गया आपका तृतीयक का। तीनों सेक्टर्स के मैंने जीवीए निकाल लिया। तो अब अगर मुझे जीडीपी निकालना है, जीडीपी एट एमपी इज ए समीशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड सर्विस। तीनों सेक्टर का मैं क्या करूँगा, तीनों सेक्टर का मैंने सबको जीवीए को जोड़ दिया, तो कितना आंसर आया, 3 लाख, 4 लाख, 4.5 लाख। तो 4,50,000 रुपये मेरी क्या आ गई, 4,50,000 रुपये मेरी जीडीपी आ गई। इस तरीके से हमें इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। बट अभी तो मैंने आपको समझाने के लिए ये उत्पाद का मूल्य और मध्यवर्ती उपभोग मैंने यहाँ पे सीधा सीधा ले लिया कि भाई ये इतना इतना दे रखा है, ठीक है। हमें तो ये खुद कैलकुलेट करना है, उत्पाद का मूल्य भी और मध्यवर्ती भी। और कैसे कैलकुलेट करना है ये हमने ऊपर सीख लिया कि भाई उत्पाद का मूल्य कैसे कैलकुलेट होगा और मध्यवर्ती कैसे कैलकुलेट होगा, ये हमने यहाँ सीख लिया कि भाई उत्पाद के मूल्य के लिए ये तीनों जो है जोड़ने पड़ते हैं। बिक्री कैसे निकलती है, इन दोनों का कोई भी सिनेरियो हो सकता है, वो सिनेरियो लगेगा तो बिक्री निकलेगी। ये गिवन होता है, इसका कोई वो नहीं है तो ठीक है, नहीं है तो 0। और ये अगर नहीं दे रखा तो ये दोनों दे रखे होंगे, अंतिम में से प्रारंभिक कर देंगे, हो जाएगा। और इसका भी सिनेरियो हमने समझ लिया, या तो डायरेक्ट ही दे रखा होता है, अगर नहीं दे रखा तो इसका ये सिनेरियो है, घरेलू खरीद और दे रखा होगा। ये पूरा का पूरा जो है उत्पाद विधि का थ्योरेटिकल है, ठीक है जी। अच्छा, अब इतनी दिमाग की बत्ती आपकी जल गई होगी। हम नेक्स्ट क्लास में इसके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, बट वो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम हमें कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, जो कि मैंने आपको प्रीवियस कक्षा के अंदर बताई है। कौन कौन सी कठिनाइयाँ हैं, पहले ज़रा आप उसको समझ लीजिए। मैंने वहाँ पे आपको बताया कि भाई 2 फॉर्मूले हैं जो बहुत ही ज़्यादा चालबाज हैं। कौन कौन, पहला है NIT, दूसरा है NFIA। तो पहले हमें ज़रा कुछ चालबाजियाँ समझनी है, ठीक है, कि कैसे कैसे सिनेरियो क्रिएट हो सकते हैं। पहले मैं आपको जो बता रहा हूँ NIT का जो फॉर्मूला होता है
ये होता है अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता। अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता, ये इसका फॉर्मूला होता है। एनआईटी को बेटा हिंदी में कहते हैं शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। क्या कहते हैं इसको? शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। और आपको ये ध्यान रखना है, शुद्ध को ही निवल कहते हैं। ये मैं वहाँ पे 15 टर्म्स के अंदर लिखवा चुका हूँ। अब ये बहुत चालबाज इंसान है। कैसे? देखिए, मैंने बोला कि भाई इसका फॉर्मूला होता है अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता। जहाँ जहाँ इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो इसके लिए हमें दो चीज़ें चाहिए। अगर एनआईटी निकालना है तो दो चीज़ें चाहिए। तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से, दिमाग खोल के ज़रा समझेंगे इसको, ज़रा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से। पहला केस है, आपको दोनों चीज़ें दे रखी है। इसको बेटा इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं, ठीक है, और इसको जो है सब्सिडी कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स लिखा हुआ है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। यहाँ पे शुद्ध वर्ड नहीं लगा हुआ, यहाँ पे शुद्ध वर्ड, यहाँ पे भी देखो अप्रत्यक्ष कर लिखा हुआ है, यहाँ पे भी अप्रत्यक्ष कर लिखा हुआ है, लेकिन इसके साथ शुद्ध वर्ड लगा हुआ है। यहाँ शुद्ध वर्ड नहीं है। शुद्ध कब निकलता है? जब मैं इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी को माइनस कर दूंगा, तब जाके शुद्ध निकलता है। ये ध्यान रखिएगा। तो पहला केस है, मान लीजिए आपको इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है 50,000 रुपये और सब्सिडी भी दे रखी है 10,000 रुपये। तो जब दोनों दे रखे हैं तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एनआईटी मेरा निकल जाएगा। 50,000 में से 10,000 को माइनस कर दूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा? 40,000 रुपये। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो आ गया ईजिली। अच्छा जी, दूसरा केस समझिए। आपको जो है केवल इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है 50,000 रुपये, ठीक है। आपको क्वेश्चन में सब्सिडी ही नहीं दे रखी। पहले अच्छे से देख लीजिएगा, सब्सिडी के 3 नाम होते हैं, तो पहले अच्छे से देख लिया, आपको नहीं मिली सब्सिडी, नहीं गिवन, लेकिन मेरे को तो एनआईटी निकालना है। अब मैं क्या करूं? तो भाई मेरी तो गलती नहीं है, क्वेश्चन में नहीं दे रखा, तो मैं क्या करूंगा? अप्रत्यक्ष कर तो दे रखा है ना, पूरा क्वेश्चन चेक करने के बाद अगर नहीं मिली तो 0 पुट कर देंगे। तो 0 पुट कर देंगे तो एनआईटी कितना आ जाएगा? एनआईटी आ जाएगा 50,000 रुपये। अब बात करते हैं केस 3 की। आपको एनआईटी चाहिए और क्वेश्चन के अंदर दे रखा है सब्सिडी, केवल सब्सिडी दे रखा है। सब्सिडी आपको दे रखा है मान लीजिए 10,000 रुपये और मुझे एनआईटी चाहिए। अब की बार क्वेश्चन के अंदर इनडायरेक्ट टैक्स ही नहीं दे रखा। अब क्या करेंगे? पहले क्वेश्चन को अच्छे से चेक कर लेंगे कि है या नहीं है। अगर नहीं मिला तो क्या कर देंगे? सब कुछ जांच पड़ताल करने के बाद 0 पुट कर देंगे और माइनस 10,000। तो फिर कितना आएगा एनआईटी? एनआईटी आएगा आपका माइनस का 10,000। जहाँ पर भी ज़रूरत होगी वहाँ पे 10,000 क्या कर देंगे? पुट कर देंगे। अच्छा जी, और समझिए केस 4 समझिए ज़रा। केस 4 ध्यान से समझेंगे बेटा। आपको क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है? आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, मान लीजिए आपको क्वेश्चन में दे रखा है शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, ये दे रखा है 50,000, ठीक है। और आर्थिक सहायता भी आपको दे रखी है। आर्थिक सहायता कितनी दे रखी है? ये आपको दे रखी है 10,000 और मुझे एनआईटी चाहिए। तो अब मैं क्या करूं? एनआईटी यही है बेटा, एनआईटी इसको ही कहते हैं, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। तो अब क्या मैं ऐसे कर दूं? 50,000 में से 10,000 को माइनस कर दूं क्या? ये कर दूं और 40,000 लिख दूं आंसर में, ये सही होगा? नहीं, आपको ऐसा नहीं करना। क्यों? मैंने आपको ये बोला कि एनआईटी कैसे निकलता है? अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता। भाई आपको जो चाहिए दे तो रखा है। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, तो आपको दे तो रखा है 50,000। ये तो उसने आपको जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है कि आप उसमें से उसको माइनस करो और आपका गलत हो। इसलिए आपको गुमराह करने के लिए ये सब्सिडी यहाँ पे दी गई है, ताकि बच्चे को फॉर्मूला याद होता है अप्रत्यक्ष कर आर्थिक सहायता। वो देखता ही नहीं कि भाई मेरे को जो चाहिए वो दे तो रखा है, वो उसमें से भी आर्थिक सहायता को माइनस कर देता है और कल्याण हो जाता है। तो ऐसी चालबाजियों से आपको जो है बचना है। सावधान रहिए, सतर्क रहिए। अच्छा, जरा और जरा चालबाजियाँ समझिए इसकी। हमने ये पढ़ा था टर्म 1 के अंदर कि भाई टैक्स ना वो 2 तरीके का होता है, सरकारी
चैप्टर के अंदर पढ़ा था हमने। टैक्स क्या होता है? टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट होती है जो बंदे को सरकार को देनी पड़ती है, और ये दो तरीके का होता है। एक होता है प्रत्यक्ष कर और एक होता है अप्रत्यक्ष कर, है ना जी। प्रत्यक्ष कर कौन सा होता है? हमने वहाँ पढ़ा था कि भाई जिसका भार शिफ्ट नहीं हो सकता, जिसका बर्डन, जिसका भार हम शिफ्ट नहीं कर सकते, दूसरे व्यक्तियों पर टाला नहीं जा सकता, उसी व्यक्ति को सहन करना पड़ता है जिस पे वो कानूनी रूप से लगाया जाता है, वो प्रत्यक्ष कर होता है। जैसे आयकर, इनकम टैक्स जिसको हम कहते हैं, ये किसका एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है प्रत्यक्ष कर का। वेल्थ टैक्स, ये एग्जाम्पल है प्रत्यक्ष कर का। अबे भाई जिसकी इनकम है उसी को ही देना पड़ेगा। जैसे भारत के अंदर उस व्यक्ति को टैक्स देना पड़ता है जिसकी साल की इनकम 2.5 लाख से ऊपर है, ठीक है। अब मान लीजिए कि गरिमा है, ठीक है, इसकी इनकम 5 लाख रुपए है, ठीक है, और इसकी जो टैक्स बन रहा है, इसका टैक्स बन रहा है 30,000 रुपये का, इसका 30,000 रुपये का टैक्स बन रहा है मिला जुला के। तो ये जो है ये मेरे से कहती है कि मेरे पास ना पैसे नहीं है, तो एक काम करो तुम पे कर दो मेरी जगह पे। तो भाई ऐसा नहीं हो सकता, ये मेरे से उधार ले सकती है, ठीक है, लेकिन ये जो 30,000 का बिल है ये इसी के नाम पे ही फटेगा, चाहे आंधी आ जाए या तूफान आ जाए, कल की तरह जैसे चक्रवात आया था रात को, तो ये बिल इसी पे ही फटेगा क्योंकि इनकम इसकी है। इसको चाहे अपना इससे किसी को उधार लेना पड़े, इसको कुछ बेचना पड़े, लेकिन ये टैक्स इसी के नाम पे ही कटेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। पत्थर की लकीर है कि 30,000 रुपये गरिमा को देने हैं एज अ इनकम टैक्स, इसका बर्डन शिफ्ट नहीं हो सकता। और दूसरा जो है वो है अप्रत्यक्ष कर, इसका बर्डन शिफ्ट हो सकता है, इसका भार जो है हम दूसरे व्यक्तियों पर टाल सकते हैं, ठीक है। इसके आपके एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने हैं। वैसे तो बेसिकली इसका सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है वो है जीएसटी, जिसको हम कहते हैं वस्तु व सेवा कर, ठीक है। या तो आपको बेटा यही गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर अप्रत्यक्ष कर, या अगर आपको ये गिवन नहीं है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली। वैसे तो अभी सारे इनडायरेक्ट टैक्स अभी ये हो चुके हैं जीएसटी, ठीक है। अगर आपको ये जीएसटी गिवन नहीं है तो आपको अलग अलग तरीके के टैक्स दे रखे होंगे। जैसे पहला आपको दे रखा होगा उत्पादन शुल्क, शुल्क कह लीजिए या कर कह लीजिए, एक ही चीज़ होती है, ठीक है। उत्पादन शुल्क दे रखा होगा। दूसरा आपको दे रखा होगा बिक्री शुल्क, शुल्क कह लीजिए कर कह लीजिए, एक ही चीज़ होती है, ठीक है। उत्पादन शुल्क दे रखा होगा आपको, बिक्री शुल्क दे रखा होगा आपको, और क्या कहते हैं आपको जो है आयात शुल्क भी ऐसा कुछ दे रखा हो सकता है। मैं सारे लिख रहा हूँ जो जो हो सकते हैं, ठीक है। शुल्क या कर एक ही चीज़ होती है, या इतना दे रखा होगा आपको। तो आपको पहले क्या ध्यान रखना है, ज़रा ध्यान से समझिए, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा बेटा। आपको पहले क्या समझना है, नहीं भाई ये नहीं आएगा यहाँ पे। आपको सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया है, मैंने आपको फॉर्मूला बताया है अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता। कौन सा टैक्स लेना है? अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट लेना है, डायरेक्ट वाला नहीं लेना। ये वाला जो होता है ये है डायरेक्ट टैक्स, और ये वाला जो है ये है इनडायरेक्ट टैक्स। तो मेरे को कौन सा लेना है? मेरे को लेना है इनडायरेक्ट। और इनडायरेक्ट में मैंने बोला या तो जीएसटी वो आपको दे देगा सीधा का सीधा, अगर जीएसटी नहीं है तो ये तीनों टैक्स देगा, इन तीनों को जोड़ देंगे। लेकिन वो आपको गुमराह करने के लिए वो आपको ये भी देगा कि आप इसको जोड़ो, आपको दिखे कर, अरे कर ही तो चाहिए, यही तो चाहिए हमें, आप जोड़ दोगे। आप ये भूल जाओगे कि आयकर तो प्रत्यक्ष कर होता है, आयकर तो डायरेक्ट टैक्स होता है, और वो आपको गुमराह करने के लिए आयकर देगा ताकि आप जोड़ दो कि ये तो कर है, कर दे रखा है तो मैं जोड़ देता हूँ इसको। और फिर उसमें से क्या करोगे, फिर सब्सिडी को माइनस कर दोगे और गलत हो जाएगा। तो भाई ये नहीं लेना, ये नहीं लेना, ये दे रखा होगा आपको क्वेश्चन में, ये तो डायरेक्ट है, मुझे डायरेक्ट थोड़ी चाहिए, मुझे तो ये वाले टैक्स चाहिए। अच्छा आपके मन में अब आएगा अगर सर जीएसटी भी दे दे और ये भी दे दे, ऐसी भी खुर्रापाती चल सकती है दिमाग के अंदर कि भाई अगर जीएसटी भी आ जाए और ये सब भी आ जाए फिर कौन सा लेंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, या तो जीएसटी होगा या क्वेश्चन के अंदर ये तीन होंगे, तीन नहीं तो दो होंगे, दो नहीं तो एक होगा, लेकिन होगा जरूर। पहले क्वेश्चन को अच्छे से चेक कर लेंगे। मैंने आपको बताया है कि एक गिवन हो तो एक पुट कर देंगे, दो गिवन हो तो दो पुट कर देंगे, तीन है तो तीन कर देंगे, जितने भी हैं उसके अकॉर्डिंगली हम पुट कर देंगे, या तो जीएसटी होगा या ये तीनों। अच्छा सब्सिडी का जो दूसरा नाम है
वो है सहायिकी अनु। किसका कॉन्सेप्ट? ये आप बता रहे थे कि अगर एक हो तो एक को पुट करो। हाँ, मैं कह रहा हूँ, मैंने बोला कि अब मेरे को इनडायरेक्ट टैक्स चाहिए, तो मैंने बोला कि ये हो सकते हैं उत्पादन शुल्क, बिक्री शुल्क, आयात शुल्क। तो मैं ये कह रहा हूँ कि क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कि तीनों ही दे रखे होंगे, हो सकता है 2 गिवन हो सकता है 1 गिवन हो। तो जैसा भी क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा उसके हिसाब से हम पुट कर देंगे, जो नहीं गिवन है उसको 0 पुट कर देंगे, बात खत्म। और तीनों ही गिवन है। तो तीनों को लिखेंगे फिर, तो बोल तो रहा हूँ, अगर तीनों गिवन है तो तीनों करेंगे, 2 गिवन है तो 2 करेंगे, 1 गिवन है तो 1 करेंगे, तीनों है तो तीनों कर देंगे, 2 है तो 2, 1 है तो 1। और सब्सिडी का जो नाम होता है भाई, आर्थिक सहायता है, सहायिकी है और अनुदान है। तो ये चालबाजी है इस अकेले बंदे की। क्या नाम है इसका? इसका नाम है NIT। ये है तो बहुत छोटा, लेकिन इसकी चालबाजी आपको ध्यान रखनी है कि जब दोनों गिवन हो तो क्या करेंगे, जब 1 गिवन हो तो क्या करेंगे, जब केवल इनडायरेक्ट टैक्स गिवन होता है तो क्या करते हैं, जब केवल सब्सिडी गिवन होती है तो क्या करते हैं, जब NIT और अप्रत्यक्ष कर दोनों गिवन होते हैं तो क्या करेंगे। ठीक है। अच्छा, किसी बच्चे के मन में ऐसा भी खुर्रापाती दिमाग चलता है कि सर अगर मेरे को NIT दे दे, अगर मेरे को NIT दे दे 50,000 रुपये, ठीक है, और सर GST भी दे दे, GST भी दे दे 10,000 रुपये, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा। ऐसा भी आ सकता है दिमाग में भाई, जैसे ये वाला सिनेरियो है तो ये वाला भी सिनेरियो हो सकता है कि आपको NIT भी दे दे और कोई सा टैक्स भी दे दे, फिर क्या करेंगे। तो भाई आपको जो चाहिए वो आपके पास है तो सही, ख़त्म, ये लेंगे। अगर आपके पास NIT है तो चाहे वो आपको सब्सिडी दे उसके साथ में, चाहे वो आपके साथ में कोई सा भी टैक्स दे, चाहे वो GST, उत्पादन शुल्क, बिक्री शुल्क, हम उसको नहीं लेंगे। ये बात आपको बोलकर पी जानी है। बिल्कुल सिमिलरली 5 मिनट का कॉन्सेप्ट हो रहा है। जैसे ये NIT चालबाज है, बिल्कुल इसी तरीके से बेटा NFIA जो है ये भी बहुत ज़्यादा चालबाज है। ये आपके क्वेश्चन को गलत कर देगा और करेगा ही करेगा। इसका फॉर्मूला होता है विदेशों से कारक आय माइनस विदेशों को कारक आय, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है। और मैं इसका भी नाम जो है हिंदी में लिखता हूँ, NFIA नहीं लिख रहा। इसका नाम है हिंदी में विदेशों से प्राप्त शुद्ध या निवल, एक ही चीज़ होती है, विदेश से प्राप्त शुद्ध या निवल कारक आय, ये इसका नाम है। ठीक है। मतलब कि कहने का तात्पर्य क्या है, अब आप बोलोगे सर यहाँ पे भी से लिखा हुआ है, यहाँ पे भी से लिखा हुआ है, डिफरेंस क्या हुआ। डिफरेंस ये है कि भाई इसके साथ शुद्ध वर्ड लिखा हुआ है, विदेशों से प्राप्त कारक आय। ठीक है, सब कुछ सेम है, लेकिन यहाँ पे शुद्ध वर्ड है, यहाँ शुद्ध वर्ड नहीं है। शुद्ध कब निकलता है, जब मैं से में से को माइनस करता हूँ, जब मैं फीफा में से, इसको फीफा कहते हैं, ठीक, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और इसको फीटा कहते हैं, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। जब मैं से में से को माइनस करता हूँ तो शुद्ध निकलता है। अब इसके सिनेरियो समझिए, ये इसमें क्या क्या क्रिएट हो सकते हैं, इसके ज़रा ध्यान से समझ लीजिए। पहला हम समझते हैं केस 1 कि भाई आपको से वाला भी दे रखा है, ठीक है, मान लो 500, और को वाला भी दे रखा है, मान लीजिए 100। तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो आसान है। क्या करेंगे, ये तो बहुत हलवा क्वेश्चन है। 500 में से 100 को माइनस कर देंगे, 400 आ जाएगा NFIA। जहाँ भी ज़रूरत है प्लस करना है प्लस, माइनस करना है माइनस। ऊपर हमने बता दिया है कि कहाँ प्लस करते हैं और कहाँ माइनस करते हैं, जो हमने कल फॉर्मूले सीखे थे। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ चाहो तो। NP का फॉर्मूला होता है DP प्लस NFIA, ठीक है, और DP का फॉर्मूला होता है NP प्लस NFIA। ये किस तरीके से फॉर्मूले काम करेंगे अगली कक्षा में हम सीखेंगे। अब देखिए, प्लस करना है तो प्लस, माइनस करना है तो माइनस। निकलेगा कैसे वो मैंने समझाया केस 1 में। अब ज़रा समझिए केस 2 इसका। केस 2 के अंदर क्या है, केस 2 के अंदर क्या है, इसके बेटा कई सारे केस हैं। आपको केवल से वाला दे रखा है 500, को वाला दे ही नहीं रखा। अब मैं क्या करूँ, पहले अच्छे से चेक कर लेंगे क्वेश्चन को, लेकिन नहीं मिला आपको, तो नहीं मिला तो भाई मेरी गलती नहीं है। पूरा चेक कर लिया, नहीं है तो 0 पुट कर दो, और आंसर कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा। अगर केवल से वाला गिवन है तो ये कर देंगे। सिमिलरली अगर आपको केवल को वाला गिवन है, केवल को वाला,
मान लो आपको को वाला गिवन है 100, को वाला कितना गिवन है 100 और आप ये निकालना है। तो अब मैं करूँगा, अब मैं क्या करूँ, पहले क्वेश्चन को जैसे चेक कर लेंगे, आपको नहीं मिला तो आपको क्या करना है भाई, से वाला नहीं है 0, को वाला कितना है 100, तो क्या करना है आपको ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 100। एक बात गांठ बांध लेनी है, से वाला प्लस होता है, ये नीचे नहीं देखेंगे अभी, बस ये बात ध्यान रखना, से वाला प्लस होता है। अगर सिर्फ से वाला है तो वो प्लस होगा, और अगर सिर्फ को वाला है तो माइनस होगा। अभी नीचे की हम बात नहीं कर रहे हैं, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि मुझे प्लस करना है या माइनस करना है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा, बस ये ध्यान रखना, से वाला प्लस होता है, को वाला माइनस होता है। अच्छा, 3 सिनेरियो तो ये हो गए इसके क्रिएट। अब जरा समझिए केस 4। अब जरा बेटा ध्यान से समझेंगे, आपको इसने NFIA दे दिया, आपको इसने NFIA दे दिया 500, ठीक है, और भाई साहब से वाला भी दे दिया कितना 100, मतलब विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय ये भी दे रखी है और विदेशों से कारक आय भी दे रखी है। अब मैं क्या करूं, ऐसी सिचुएशन में हम जो है डिफरेंस को नहीं निकालेंगे भाई, मेरे को मुद्दा जो चाहिए दे तो रखा है, NFIA दे तो रखा है 500, डायरेक्ट क्या करेंगे, इसी को ही पुट करेंगे। जब आपको जो चीज़ चाहिए वो है तो बात खत्म, दैट्स इट। सिमिलरली अगर हम ये बना दें, आपको NFIA दे रखा है 500, को वाला भी आपको दे रखा है और को वाला भी जो है आपको दे रखा है, ठीक है, आपको को वाला दे रखा है, को वाला दे रखा है 100, तो क्या मैं 500 में से 100 को माइनस करके 400 लिख लूँ? नहीं करूँगा मैं ऐसा। क्यों? क्योंकि भाई जो मुझे चाहिए वो दे तो रखा है, जब जो मुझे मुद्दा चाहिए दे रखा हो तो डिफरेंस नहीं निकालते, चाहे वो NIT हो या चाहे वो जो है आपका NFIA हो। इस बात को गांठ बांध लेनी है। अच्छा ठीक है, अब जरा समझिए बेटा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से, केस नंबर 6, ये जरा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, ये आपको मोस्टली न्यूमेरिकल में आपको देखने के लिए मिलेगा। क्या है ये? यहाँ पे आपको दे रखा है विदेशों से कारक आय, कितना दे रखा है 500, और दूसरा आपको दे रखा है विदेशों को शुद्ध या निवल कारक आय, ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है 100। तो अब मुझे NFIA चाहिए, तो आपके अकॉर्डिंगली तो ये होना चाहिए भाई, से भी है को भी है, तो ठीक है भाई 500 में से 100 को माइनस कर देता हूँ तो 400 आ जाएगा NFIA, तो ये आ गया, जहाँ भी जरूरत होगी कर देंगे। लेकिन नहीं, आपको ऐसा नहीं करना। क्यों? मैंने NFIA का फॉर्मूला क्या बताया, मैंने बोला विदेशों से कारक आय और विदेशों को कारक आय, ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया है इसका। लेकिन आप अब जरा ध्यान से देखें तो यहाँ तो अब को वाले के साथ शुद्ध वर्ग लगा हुआ दिख रहा है, मेरे को वाले के साथ शुद्ध दिख रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा, ऐसे जब भी बेटा, ये बहुत जगह आपको देखने के लिए मिलेगा ये वाला केस, अगर आपको को वाले वर्ड के साथ शुद्ध वर्ड दिख जाए तो ऐसी भी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, ऐसी सिचुएशन में डायरेक्ट इसी को ही पुट करेंगे। जहाँ पे भी मुझे NFIA की ज़रूरत है मैं वहाँ 100 को ही पुट करूँगा, कुछ भी हो जाए 100 ही पुट होगा, मैं डिफरेंस नहीं निकालूंगा। कहने का तात्पर्य ये है कि भाई चाहे से वाले वर्ड के साथ आपको शुद्ध या निवल वर्ड दिख जाए या को वाले है जी, हाँ जहाँ वो तो मैंने आपको बताया है कि देखो पहले ज़रा समझिए, अगर आप पहले ये समझिए कि चाहे आपको से वाले वर्ड के साथ शुद्ध या निवल दिख जाए या को वाले वर्ड के साथ शुद्ध या निवल दिख जाए तो मैं डिफरेंस नहीं निकालूंगी, डिफरेंस जो है नहीं निकलेगा। इस बात को गांठ बांध लीजिए, मैं डायरेक्ट उसी वर्ड को पुट करूंगी जिसके साथ शुद्ध या निवल वर्ड लिखा हुआ है, ये ध्यान रखना है आपको। मतलब कहने का क्या है, जैसे मैंने बोला विदेशों से भी दे रखा है 500 और भाई विदेशों को शुद्ध वाला भी दे रखा है 100, तो मैंने बोला मैं डिफरेंस नहीं निकाल रहा, मैं इसी को ही पुट करूंगा क्योंकि इसके साथ शुद्ध है।
सिमिलरली ये जो केस 5 है, ये NFIA का नाम क्या है बेटा, ये आपको दे रखा है, ये आपको दे रखा है विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय, ये आपको दे रखा है कितना 500, NFIA का नाम है ना ये, और विदेशों को कारक आय, विदेशों को कारक आय ये भी दे रखा है कितना 100। तो से वाला भी है, को वाला भी है, लेकिन मैंने बोला मैं डिफरेंस नहीं निकालूंगा, मैं डायरेक्ट से वाला ही पुट करूंगा, क्योंकि उसके साथ मुझे शुद्ध वर्ड दिख रहा है। तो चाहे वो से के साथ हो चाहे वो को के साथ हो, मैं डिफरेंस नहीं निकालूंगा, मैं उसी को ही पुट करूंगा जिस टर्म के साथ शुद्ध वर्ड लिखा हुआ है। और यहाँ ध्यान रखना है आपको, ये मैं लिख रहा हूँ नोट, ठीक है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, जो से है वो बेटा से वाला प्लस होता है और जो को वाला होता है वो माइनस होता है, ये ध्यान रखनी है बात, क्योंकि ये चाहे कोई सा भी हो, को वाला कोई सा भी हो, चाहे वो शुद्ध के साथ हो या बिना शुद्ध के साथ हो, अगर को है तो को माइनस होता है, से वाला कोई भी हो, शुद्ध के साथ हो या बिना शुद्ध के साथ हो, वो प्लस होगा। आप जरा ध्यान से समझिए, जैसे कहीं कहीं मेरे को NFIA माइनस का करना पड़ता है, ठीक है, मेरे को जैसे इस वाले सिनेरियो में अभी हम कल करेंगे, यहाँ पे मुझे माइनस का करना है NFIA, ठीक है। तो भाई मुझे NFIA माइनस करना है, अगर मुझे को वाला ही दे रखा है, अगर मुझे को वाला ही दे रखा है, ठीक है, तो भाई को वाला माइनस होता है, माइनस कर देंगे, आपको ध्यान है, ठीक है। एक ना बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे एक कॉन्सेप्ट, एक जरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझेंगे, बहुत ही ज़्यादा ध्यान दें। मैंने बोला को वाला माइनस होता है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा बच्चा गलती करता है वो आपको समझना है। इसी कॉन्सेप्ट में क्या हो जाएगा, आपसे गलती हो जाएगी। देखो यहाँ पे एक चीज़ आपको समझनी है कि मैंने बोला भाई को वाला जो है वो माइनस होता है, ठीक है। मान लीजिए मुझे जो है DP निकालना है, तो DP का फॉर्मूला होता है NP माइनस NFIA, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। मान लो बेटा आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखा है विदेशों को कारक आय, विदेशों को कारक आय यहाँ दे रखा है माइनस का 200। बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, दिमाग खोल के, क्या रखा है ये, बहुत हर जगह आपको यही सिनेरियो देखने के लिए मिलेगा, यही वाला। मैंने बोला को वाला माइनस होता है और वो डिजिट माइनस की ही दे रखी है। अब जरा ध्यान से समझो, मान लो ये दे रखा है 5, ये तो मेरे को निकालना है, DP जो है ये तो मुझे निकालना है, ठीक है। मान लो NP दे रखा है आपको 5000, ठीक है। अब जरा देखो, मुझे NFIA क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है, और मुझे क्या दे रखा है, को वाला दे रखा है। तो मैंने बोला भाई को वाला तो माइनस होता है और वो खुद ही डिजिट माइनस में दे रखी है, तो माइनस का 200। तो अब क्या, 5000 माइनस 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 क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो ये कितना आ जाएगा 200, और 5000 में से 200 गए तो कितना आ जाएगा 4800। तो थोड़ी मैथमेटिक्स का इसके अंदर थोड़ा यूज़ होगा। को वाला माइनस होता है, को वाला माइनस होता है, लेकिन अगर को वाला ही माइनस का हो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये ध्यान रखना है, और ज़रूरत जहाँ पे भी है वहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये कितना चालबाज है ये आपने देख ही लिया होगा, ये सारे